Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the next topic of Unit 15 of FSC Physics Part 2 is alternating quantities representation. बच्चों, alternating quantities बहुत सारी हैं. हमने इस चैप्टर में दो alternating quantities को इंट्रोड्यूस किया है. एक को AC वोल्टेज बोलते हैं, दूसरी को AC मीन अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं. दैट मीन्स AC वोल्टेज एंड AC ये दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं. अब इसके अलावा भी बहुत सारी और भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल, अल्टरनेटिंग करंट जब किसी वायर में से, किसी कॉइल में से फ्लो करता है तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. स्टेडी करंट स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अल्टरनेटिंग करंट जब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फिर मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिंग होता है. तो बहुत सारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन हमने दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट. सो हेयर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के मीनिंग हैं AC वोल्टेज एंड हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं. किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के वेरियस वेज हैं. तीन डिफरेंट वेज हम आपको बता चुके हैं. हम किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को फिज़िकली बयान कर सकते हैं, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को मैथमेटिकली लिख सकते हैं, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को ग्राफिकली भी हम शो कर सकते हैं. दिस इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. आई वांट टू रिमाइंड यू, दिस इज़ द मैथमेटिकल वे टू एक्सप्रेस द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एंड दिस इज़ इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. डेफिनेशन बता चुके हैं कि एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी चेंजेस कंटिन्यूसली इट्स मैग्नीट्यूड एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर या एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. मैथमेटिकली AC वोल्टेज इज रिटन एज V = Vm sin ओमेगा t. अब इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं, इसको पीक बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, ओमेगा t फेज़ कहलाता है. तो दिस इज़ द मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी और मैंने AC वोल्टेज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया. अब इसी वोल्टेज को वर्सेस टाइम या वर्सेस फेज़ नीचे ग्राफिकली भी दिखाया है. तो ये तीन रिप्रेजेंटेशंस हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की पढ़ कर आए हैं. फिजिकल वे टू डिफाइन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, मैथमेटिकल वे टू राइट द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ग्राफिकल वे टू ड्रा द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. और हमने अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को ग्राफिकली एक साइकिल दिखाया है. इसी तरह से एक नई टेक्निक बताने वाले हैं, एक नया मेथड बताने वाले हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का. इस नई रिप्रेजेंटेशन को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलते हैं. इसको फेज़र रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी भी बोलते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर representation or phasor representation of an alternating quantity. So vector या जिसको phasor representation of an alternating quantity हम बयान करने वाले. अब सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि ये फेज़र क्या है और किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को वेक्टोरियली या फेज़र फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. और एट द एंड आपको इस रिप्रेजेंटेशन की सिग्निफिकेंस भी बताएंगे कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को वेक्टोरियली या फेज़र रिप्रेजेंटेशन का हमें एडवांटेज क्या है. वो एडवांटेज बताएंगे जो फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से अचीव नहीं हो सकता. वो एडवांटेज बताएंगे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से इन ऑल केसेस
अचीव नहीं हो सकता। इन फ्यू केसेस वो एडवांटेज इस रिप्रेजेंटेशन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इन सिंप्लीफाइड केसेस इस रिप्रेजेंटेशन से भी वो एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन अंडर ऑल कंडीशंस हम वो जो एडवांटेज बताएंगे, सिग्निफिकेंस बताएंगे, दैट इज़ ओनली कैन बी अचीव्ड बाय वेक्टर और फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। So what is phasor? First of all, I want to introduce phasor. A vector of constant magnitude rotating with constant angular frequency in the counter clockwise, जिसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं डायरेक्शन। मैंने अभी ये नहीं बच्चों बताया कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को फेजर रिप्रेजेंटेशन देने का तरीका क्या है, या कोई भी फेज़र किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को कब शो करता है, लेकिन सिर्फ मैंने फेज़र की डेफिनेशन बताई है। फेज़र एक वेक्टर को बोलते हैं, एक ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, रोटेट करता है विद कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है मूव करता है विद कांस्टेंट, यानी रोटेट करता है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मीन हम बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और घूमता कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रोटेशन बच्चों जानते हैं दो हैं, क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। और जो फेज़र है जिससे किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो अभी बताने वाले हैं। उस वेक्टर को हम फेज़र बोलते हैं। अब फेज़र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है रोटेट करेगा तो उसका एंगल चेंज होगा, उसका फेज़ सिर्फ चेंज होगा, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसलिए एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है, जिसकी टेल एक रेफरेंस पॉइंट पे रहती है, लेकिन उसका हेड का जो पॉइंट है वो हर इंस्टेंट पे चेंज होता है। इट मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है कॉन्स्टेंटली। उस वेक्टर को हम बच्चों फेज़र बोलते हैं। अभी हम उस फेज़र को ड्रा भी करेंगे, लेकिन पहले ये बताने वाले हैं कि एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम फेज़र से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, दैट इज़, मैंने अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का नाम लिख दिया है AC वोल्टेज। एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग। हम बच्चों बता रहे हैं कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है। कितनी होती है वो अभी बताने लगे हैं। घूमता है विद कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ये ओमेगा कितनी होती है ये भी बताने लगे हैं। इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोवाइडेड दैट इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या हैं? वो तमाम इस वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताने लगे। नंबर वन, इट्स लेंथ इज़ इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। पहली मैंने कंडीशन बता दी है कि फेज़र की मैग्नीट्यूड कितनी है, फेज़र की लेंथ कितनी है। हम बोल रहे हैं कि जो लेंथ होती है फेज़र की which is taken with respect to a suitable scale, that must be equal to peak value of alternating quantity. Number 2, its angular frequency omega should be equal to the angular frequency of alternating quantity. Number 3, तीसरी चीज़, the angle with positive x-axis indicates the phase of alternating quantity. Number 4, very important, it is in the horizontal direction
at the instant when the alternating quantity is 0 and is increasing positive। जी बच्चों, आपको बताया है कि कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, AC वोल्टेज है या AC है, that is graphically represented by a vector of constant magnitude rotating with constant angular frequency in the counter clockwise direction, provided that it satisfies the following conditions which are written here. First of all, its length is equal to the peak value of alternating quantity. It's mean कि जो फेज़र है या वो जो वेक्टर है उसकी जो लेंथ है वो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बराबर होनी चाहिए। इट्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा शुड बी इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो इसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी है। द एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इंडिकेट्स द फेज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, और जो एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस हम लेंगे इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसको फेज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलते हैं। इट मस्ट बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द इंस्टेंट when the instantaneous value of alternating quantity is 0 and is increasing positively। इनके मीनिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं जब मैं किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एक फेज़र ड्रा करता हूँ, लेकिन फेज़र ड्रा करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू फिर क्वांटिटी की कहाँ से आएगी। जी बच्चों, आपको मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फार्मूला बताया है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। दिस इज़ द मैथमेटिकल वे टू एक्सप्रेस एन AC voltage which is graphically drawn here। Instantaneous value of AC voltage versus time, this is the one complete cycle of this AC voltage। आपको बताया कि ये जो AC वोल्टेज है ये पीरियाडिक फंक्शन है टाइम का, और जो पीरियाडिक फंक्शन होते हैं उनमें वेरिएशंस एट रेगुलर इंटरवल्स होती हैं, और आफ्टर हाफ साइकिल ये क्वांटिटी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करती है। मैग्नीट्यूड तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हाफ ऑफ द पीरियड जाकर रिवर्स होती है। इसका मतलब है कि अगर टोटल पीरियड T है तो हाफ ऑफ पीरियड इज़ हेयर वेयर T इज़ रिटन एज T/2। तो यहाँ पर आकर वोल्टेज ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया है। अब इस वोल्टेज को, जिसको हम AC वोल्टेज कह रहे हैं, कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अनदर वे विच इज़ नोन एज फेजर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, and that representation is shown here. We have a vector represented by line OB at any instant of time t. At t0, this vector OB was OA. After time t, चूँकि ये rotate कर रहा है with constant angular frequency omega, it undergoes angular displacement omega t with this positive x-axis. This angle is known as phase एंगल या फेज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब ये एक ऐसा वेक्टर मैंने ड्रा किया है जो कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, एंटी क्लॉक वाइज रिवॉल्व कर रहा है, मीन काउंटर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है। अब कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जब ये वेक्टर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो जितना टाइम लेगा हर रेवोल्यूशन का टाइम बराबर रहेगा। कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी की मीनिंग ये है। अब इस रोटेशन को बच्चों प्योर रोटेशन बोलते हैं अगर कोई रिजिड बॉडी इस टाइप की मोशन करे तो, जिसकी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। बहरहाल ये एक वेक्टर है, एक लाइन है जो रोटेट कर रही है, एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन है एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, दो दिस वेक्टर हैज़ अ डेफिनिट वैल्यू विच इज़ चूजन अकॉर्डिंग टू अ स्केल, but this is rotating with constant angular frequency in the anti-clockwise rotation, and this length is the peak value of this AC voltage, जिसको बच्चों हमने Vm लिख दिया। अब मैंने बताया कि ये जो लेंथ है वो पीक वैल्यू के बराबर है। हम ये कह रहे हैं कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, यानी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये घूम रहा है वो यही है जो इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है।
तीसरा हम बता रहे हैं कि इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो ये एंगल है, ये एंगल इसका फेज़ है। और चौथी चीज़ बता रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कब होता है। मैंने लिखा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब होगा, उस इंस्टेंट को मैंने यहाँ पर t0 लिखा है। और हम इस एक्सप्रेशन में बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कब होगा, जिस वक्त इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 होगी एंड इंक्रीजिंग। अब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की 0 इधर, वैल्यू इधर भी 0 है, वैल्यू इधर भी 0। और ये जो 0 पॉइंट है, ये इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल है, विच इज़ एक्चुअली द पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सेम। ये पॉइंट इस साइकिल का एंड है और नेक्स्ट साइकिल का स्टार्ट है, विच इज़ हेयर, जिसको ओ हम कह रहे हैं। तो ये भी 0 है, ये भी 0, यहाँ पर भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पर 0 है एंड इट इज़ इंक्रीजिंग पॉजिटिवली, यहाँ पर 0 है लेकिन इंक्रीजिंग नेगेटिवली। हम बोल रहे हैं कि ये फेज़र इस डायरेक्शन में कब होगा, जिस वक्त अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू 0 होगी एंड इज़ इंक्रीजिंग पॉजिटिवली। यानी जब t 0 होगा, या t 0 हम किस पॉइंट को लेंगे, जिस वक्त ये फेज़र हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ नोन एज वेक्टर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इस रिप्रेजेंटेशन में हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एक्सप्रेशन तो नज़र नहीं आ रहा। इस रिप्रेजेंटेशन में तो हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू नज़र आ रही है, हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेज़ नज़र आ रहा है, लेकिन हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का ये एक्सप्रेशन, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोल रहे हैं, ये तो नज़र नहीं आ रही। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहाँ से आएगी? इस फेज़र के 2 प्रोजेक्शन हैं। इसका एक प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है और दूसरा प्रोजेक्शन इसका वर्टिकल एक्सिस। और बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को ज़रूरी नहीं है कि हम साइन ओमेगा टी के साथ लिखें, इसको काज ओमेगा टी के साथ भी लिख सकते हैं, v = v m काज ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज ही है, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज है, लेकिन दोनों के फेज़ सेम नहीं है। अब आप सोच रहे हैं फेज़ तो इधर भी ओमेगा टी है, इधर भी ओमेगा टी है। भाई ये तो नज़र आ रहा है, ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है, लेकिन इधर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन है, इधर काज है, तो फंक्शन दोनों तरफ एक जैसे हों तो फिर एंगल कंपेयर हो सकते हैं। तो अब अगर एंगल मैं कंपेयर करना चाहूँ तो ये जो काज ओमेगा टी है बच्चों, ये एक्चुअली साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होता है। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि t 0 पे इधर 0 आएगा, इधर t 0 पे 1 आएगा। तो अब इसका मतलब है, तो t 0 पे 1 साइन तो नहीं देता, t 0 पे 1 कॉस देता है। साइन t 0 पे 1 नहीं देता, साइन π/2 पे 1 देता है। तो इसलिए इस काज ओमेगा टी को हम साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख दिए। अब ये भी AC वोल्टेज है और जो काज के साथ लिख रहे हैं ये भी AC वोल्टेज है। फ़र्क है, इसका फेज़ ओमेगा टी है, इसका फेज़ ओमेगा टी प्लस π/2 है। इट मीन्स इस AC वोल्टेज का फेज़ π/2 लीडिंग है इस AC वोल्टेज से। अब मैंने बताया है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को, जिसको मैथमेटिकली यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं, फेज़र में हम इस वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये और ये जो एक्सप्रेशन है इनको यहाँ पर देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस वेक्टर के 2 प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, दूसरा प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस पे। जिस तरह से हम बोलते हैं कि एक वेक्टर है XY प्लेन में, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट अलांग x एक्सिस होता है जिसको काज थीटा के साथ लिखते हैं या काज ओमेगा टी के साथ लिखते हैं, दूसरा कंपोनेंट अलांग y एक्सिस होता है, उसको साइन ओमेगा टी के साथ हम लिखते हैं या साइन थीटा के साथ लिखते हैं। अब अगर हम एंगल इस साइड वाला, ये वाला एंगल ले लें तो फिर इधर वाला कंपोनेंट जो होगा वो काज के साथ लिखा जाएगा और इधर वाला कंपोनेंट जो है वो साइन के साथ लिखा जाएगा। तो ये बच्चों इस पे मैनी टाइम डिस्कशंस हो चुकी हैं। सिर्फ हम बता रहे हैं कि अगर मैं इस प्रोजेक्शन का फेज़र इस एक्सिस पे लूँ और एक प्रोजेक्शन में इसका x एक्सिस पे लूँ, y एक्सिस पे लूँ, एक एक्सिस पे, तो जो इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा या जो इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा वो इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ही शो करेगा।
इधर वाला प्रोजेक्शन जो आएगा वो cos ओमेगा टी के साथ आएगा, उसको लिखेंगे Vm cos ओमेगा टी। इट मीन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज आ जाएगी, लेकिन इस एक्सप्रेशन वाली आएगी। और अगर मैं लेता हूँ प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे लेता हूँ, वर्टिकल एक्सिस पे लेता हूँ, तो फिर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज आएगी वो V = Vm sin ओमेगा टी वाली है। अब इसका प्रोजेक्शन इधर लिया तो दैट इज़ Vm sin ओमेगा टी, दिस इज़ V। और अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे लेता हूँ तो दैट इज़ V = Vm cos ओमेगा टी। अब मैं इस क्वांटिटी को अगर कंसीडर करूँ तो जिस वक्त ये फेज़र हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, ये वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो था, यानी जब t ज़ीरो था तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो ज़ीरो थी, लेकिन ये वाली इंस्टेंटेनियस वैल्यू उस वक्त मैक्सिमम थी, क्योंकि जिस वक्त ये प्रोजेक्शन इधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो फिर जो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है वो Vm ही होगा। तो V = Vm cos ओमेगा टी, अगर इस इक्वेशन में t ज़ीरो पुट करें तो V = Vm ही आएगा। और अगर हम जिस वक्त ये वाला फेज़र हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उस वक्त ये प्रोजेक्शन ज़ीरो है और t ज़ीरो की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो V = Vm sin ज़ीरो, तो V = ज़ीरो ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त ये जिस वक्त ये फेज़र हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो इस इक्वेशन के मुताबिक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज मैक्सिमम होती है, और इस इक्वेशन के मुताबिक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज वो आपको बताया है ज़ीरो होती है। हमने जो कंडीशंस लिखी हैं फॉर द फेज़र वो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से लिखी। अब पहले वाली कंडीशन इधर भी वही है, इधर भी वही है, दूसरी कंडीशन इधर भी वही है, इधर भी वही है, तीसरी कंडीशन इधर भी वही है, इधर भी वही है, चौथी कंडीशन it is in the horizontal direction at the instant when alternating quantity is zero and increasing positively। ये इस इक्वेशन के लिए लिखा है, ये इस ग्राफ के लिए लिखा है, ये इस इक्वेशन के लिए नहीं हमने लिखा। तो इसलिए हमने जो कंडीशनें बयान की हैं फॉर द फेज़र वो V = Vm sin ओमेगा टी की फॉर्म में अगर हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी लिखते हैं तो फिर हम ये बोल रहे हैं कि इट इज़ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि ये वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मीन OA के अलांग कब होगा, यानी t ज़ीरो कब लेंगे, जब ये इस डायरेक्शन में होगा उस वक्त ये प्रोजेक्शन ज़ीरो होगा, और इसके बाद जब ये फेज़र घूमना शुरू करेगा तो प्रोजेक्शन इंक्रीज़ करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। इट मीन इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज़ करेगी पॉजिटिवली। तो हम इस इक्वेशन को बेस बना के हमने ये फेज़र ड्रा नहीं किया, दूसरे लफ्ज़ों में हमने इस इक्वेशन को बेस बना के, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बेस बना के हमने AC वोल्टेज की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की है। दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ नेम्ड एज फेज़र रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या AC वोल्टेज। तो इसके नीचे हमने ये बताना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहाँ से आएगी। मैं बता रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ फेज़र ऑन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। लेकिन चूँकि हमने इस कंडीशन के मुताबिक अपनी बात करनी है, नंबर 4 कंडीशन को अप्लाई करके हम बताने लगे हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहाँ से आएगी। इस फेज़र का जो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है वो हमें इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। तो नीचे हम ये सेंटेंस लिख देंगे, द प्रोजेक्शन ऑफ फेज़र ऑन द y एक्सिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC voltage, that is V = Vm sin omega। So this is vector or phasor representation of an alternating quantity.